फ्रेंड्स, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे हैं अध्याय 7 और आज इसका लास्ट टॉपिक होगा मेंढक, जिसे इंग्लिश में फ्रॉग कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप में से अब तक जो भी ये क्लास सुन रहा है उसने अब तक मेंढक ना देखा हो। मेंढक सभी ने देखा है, जो टरटराता है ऐसे टर टर टर। बारिश के मौसम में मेंढक ज़्यादा एक्टिव होते हैं। आओ इसके बारे में देखते हैं क्या है मेंढक। मेंढक वह प्राणी है जो मीठे जल तथा धरती दोनों पर निवास करता है तथा कशेरुकी संघ के एम्फीबिया वर्ग से संबंधित होता है। भारत में पाई जाने वाली मेंढक की सामान्य जाति राणा ट्रिगिना है। मेंढक क्या है? यह स्थल और जल, मीठे जल में रह सकता है, मतलब स्थल और जल दोनों में रह सकता है। तो इसे क्या कहेंगे हम? उभयचर। उभयचर मतलब ये स्थल पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। एम्फीबिया वर्ग से संबंधित है। एम्फीबिया वर्ग से संबंधित जो जानवर होते हैं वो क्या होते हैं? उभयचर होते हैं। और भारत में मेंढक की सामान्य जाति को क्या कहेंगे? राणा ट्रिगिना। आगे देखते हैं। इनके शरीर का ताप स्थिर नहीं होता। शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार के प्राणियों को असमतापी, अनियततापी कहते हैं। मेंढक कैसा होता है? असमतापी, जिनका शरीर का तापमान स्थिर नहीं होता। मेंढक के रंग को परिवर्तित होते हुए आपने अवश्य देखा होगा। जिस समय ये घास तथा नम जमीन पर होते हैं, क्या आप बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? उनमें अपने शत्रुओं से छिपने के लिए रंग परिवर्तन की क्षमता होती है, जिसमें छद्मावरण कहा जाता है। छद्मावरण क्या होता है? छद्म आवरण मतलब झूठा आवरण। इस रक्षात्मक रंग परिवर्तन की क्रिया को अनुहरण, मिमिक्री कहते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि मेंढक शीत व ग्रीष्म ऋतु में नहीं दिखते। इस अंतराल में ये सर्दी तथा गर्मी में अपनी रक्षा के लिए गहरे खड्डों में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया क्रमशः शीत निष्क्रियता, हाइबरनेशन व ग्रीष्म निष्क्रियता, एस्टिवेशन कहते हैं। ये लाइन इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आती है। हिंदी में भी हाइबरनेशन लिखा होगा, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, और इसमें एस्टिवेशन। तो इन लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। शीत निष्क्रियता को हाइबरनेशन कहते हैं और ग्रीष्म निष्क्रियता को एस्टिवेशन कहते हैं। मेंढक अपना रंग चेंज कर लेते हैं। घास में होते हैं तो ये गहरे हरे रंग के दिखाई देंगे। अगर मिट्टी में होंगे तो थोड़े भूरे से रंग के दिखाई देंगे, डार्क रंग के। इस क्रिया को क्या कहेंगे? अनुहरण, मिमिक्री। आगे ब्रहा आकार की देखते हैं मेंढक की। क्या आपने कभी मेंढक की त्वचा को छुआ है? मेंढक की त्वचा श्लेष्म से ढकी होने के कारण चिकनी तथा फिसलनी होती है। मतलब मेंढक की त्वचा पर क्या प्रेजेंट होता है? म्यूकस श्लेष्मा। तो उसकी वजह से ये खुरदरी नहीं होती, ना ही रफ होती है, ये चिकनी होती है। कैसी होंगी? चिकनी और फिसलन वाली। इनकी त्वचा से देव आदर रहती है, मतलब त्वचा में नमी होती है। मेंढक की ऊपरी सतह धानी हरे रंग की होती है। ऊपरी सतह कैसी होगी? हरे रंग की, जिसमें अनियमित धब्बे होते हैं, जबकि निचली सतह हल्की पीली होती है। मेंढक कभी भी पानी नहीं पीता। पानी क्यों नहीं पीता? क्योंकि वह त्वचा के द्वारा पानी का अवशोषण कर लेता है, जिससे उसके शरीर में पानी की कमी महसूस नहीं होती। बल्कि त्वचा द्वारा इसका अवशोषण करता है। मेंढक पानी नहीं पीता, बल्कि त्वचा के द्वारा पानी का अवशोषण कर लेता है। मेंढक का शरीर सिर धड़ में विभाजित होता है। ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है। ये क्या होता है? इसका सिर, और बाकी का हिस्सा क्या होगा? धड़। ये यहाँ पर इसके पाँव होते हैं। इसमें पूंछ नहीं होती। पूंछ व गर्दन का अभाव होता है। मेंढक में पूंछ और गर्दन नहीं होती। मुख्य ऊपरी एक जोड़ी नसिका द्वार खुलते हैं। मुख्य ऊपर क्या होगा? एक जोड़ी नसिका द्वार खुलते हैं। आंखें बाहर की ओर निकली व नमेशक पटल से ढकी होती है। आंखें बाहर की ओर निकली होती है इसकी, और किससे ढकी होती है? नमेशक पटल से। और ये नमेशक पटल क्या करती है? ताकि जल के अंदर आंखों का बचाव हो सके। जल के अंदर
आंखों का बचाव करने के लिए में हेल्प करती है। आंखों के दोनों ओर कान, टिपेनम या कर्णपटल उपस्थित होते हैं। क्या होंगे? टिपेनम या कर्णपटल उपस्थित होते हैं जो ध्वनि संकेतों को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। अगर वह पक्षपात चलने फिरने टहलने व गड्ढा बनाने का काम करते हैं। आगे और पीछे के जो पैर होते हैं वो चलने फिरने गड्ढा बनाने का काम करेंगे। अगर पाद में 4 उंगलियां होती हैं, आगे वाले पैरों में कितनी उंगलियां होंगी? 4। जबकि पश्चपाद में 5 उंगलियां होंगी। पीछे वाले पैरों में कितनी होगी? 5। पश्चपाद लंबे व मांसल होते हैं। पश्चपाद झिल्ली-युक्त अंगुली जल में तैरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेंढक में लैंगिक द्विरूपता देखी जाती है, मतलब नर मेंढक और मादा मेंढक अलग अलग होते हैं। नर मेंढक में आवाज उत्पन्न करने वाले वाक कोश वोकल सैक के साथ साथ अग्रपाद का पहला अंगुली में मैथुनांग होते हैं। ये अंग मादा मेंढक में नहीं मिलते। मतलब जो बारिश के समय टर 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 की आवाज निकालते हैं वो कौन से मेंढक होते हैं? नर मेंढक होते हैं। वाक कोश वोकल सैक किस में पाए जाते हैं? नर मेंढक में। आंतरिक आकारिकी देखते हैं मेंढक की। मेंढक की देह गुहा में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, संचरण तंत्र, जनन तंत्र पूर्ण अच्छी तरह से परिवर्धित संरचनाओं एवं कार्यों युक्त होते हैं। मेंढक का पाचन तंत्र आहार नाल तथा आहार ग्रंथियों का बना होता है। पाचन तंत्र किससे बना होगा? आहार नाल और आहार ग्रंथियों का। 7.20 चित्र देखते हैं हम। ये क्या है? आहार तंत्र दिखाया गया है संपूर्ण। मेंढक के आंतरिक संरचना में जो पूर्ण आहार तंत्र दिखाता है, ये क्या है? मेंढक का हृदय। वन परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मेंढक में। और ये क्या है? गर्शिका। गर्शिका किस में जाती है? यकृत में। फिर अमाशय, अमाशय से होते हुए आंत, आंत से ये मलाशय में, और मलाशय से फिर अवस्कर द्वारा निकल जाती है। ये इसका क्या है? पाचन तंत्र। और ये क्या है? इसमें पित्ताशय, ये फेफड़े हैं, वसानाड़ी, वसानाड़ी वृक्क है, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, अवस्कर। अब देखते हैं इसके बारे में आगे। मेंढक क्या है? मांसाहारी है। मांसाहारी जो केवल कीड़े मकोड़ों को खाता है, अतः इसकी आहार नाल लंबाई में छोटी होती है। इसका मुख गुहिका में खुलता है जो गर्सनी से होते हुए गर्शिका तक जाती है। गर्शिका एक छोटी नली है जो अमाशय में खुलती है। अमाशय आगे चलकर आंतर मलाशय अंत में अवस्कर द्वारा बाहर खुलता है। इसका मुंह है मुख गुहिका द्वारा गर्सनी में खुला है जो गर्शिका तक जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप 11वीं के स्टूडेंट हो और आप थ्योरेटिकल पर ज़्यादा वो फोकस कर रहे हो तो प्लीज़ लिखने के तरीके पर ध्यान जरूर देना। आप जब भी ये लिखो तो सबसे पहले अपने एग्जाम में डायग्राम जरूर बना के आना, और डायग्राम को आप रफ कॉपी में 2-3 बार बना के देखें, और साथ में आप ब्लैक पेन का यूज हेडिंग के लिए करना और ब्लू पेन का डिटेल लिखने के लिए करना। ये आप जरूर बताना। अब जैसे हम मेंढक के बीच में क्या पढ़ रहे हैं, इसके आहार तंत्र के आहार नाल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप हेडिंग डालोगे मेंढक का पाचन तंत्र। आगे देखते हैं। यकृत पित्त रस स्रावित करता है। यकृत इसमें क्या करेगा? पित्त रस स्रावित करेगा जो पित्ताशय में एकत्रित रहता है। अग्नाशय जो एक पाचक ग्रंथि है। अग्नाशय क्या है? एक पाचक ग्रंथि है। अग्नाशय रस को स्रावित करेगी जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। क्या करते हैं? पाचक एंजाइम होते हैं। मेंढक द्वारा द्विपालित जीभ से भोजन का स्वीकार किया जाता है। मेंढक की जीभ लंबी हो जाती है और इससे वो क्या करते हैं? कीड़े मकोड़े को लफ कर अपने अंदर समेट लेती है, उससे वो कीड़े मकोड़ों का शिकार करती है। इसके भोजन का पाचन अमाशय की दीवारों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रसों द्वारा होता है। और वो किसके द्वारा इसके भोजन का पाचन होगा? अमाशय की, जो हमारे पेट में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है और मेंढक के पेट में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, और पाचक रसों द्वारा होता है।
अर्धपाचित भोजन कायम कहलाता है। अर्धपाचित भोजन क्या कहलाएगा? कायम। जो अमाशय से गृहिणी में जाता है, कहाँ जाएगा? अमाशय से गृहिणी में। गृहिणी पित्ताशय से पित्त और अग्नाशय से अग्नाशी रस में मूल पित्त वाहिनी द्वारा प्राप्त होती है। क्या है? गृहिणी है वो पित्ताशय से पित्त और अग्नाशय से अग्नाशी रस मूल पित्त वाहिनी द्वारा प्राप्त करती है। पित्त रस वसा तथा अग्नाशी रस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की पाचन करता है। पाचन की अंतिम प्रक्रिया आंत में होती है। पित्त रस क्या करेगा? पित्त रस वसा तथा अग्नाशी रस कार्बोहाइड्रेटों और तथा प्रोटीन का पाचन करेगा और पाचन रस की अंतिम क्रिया किसमें होगी? आंत में। पाचित भोजन आंत के अंदर अंकुर और सूक्ष्मांकुरों द्वारा अवशोषित होते हैं। किसके द्वारा होंगे? अंकुर और सूक्ष्मांकुरों द्वारा अवशोषित होंगे। अपाचित भोजन अवस्कर द्वारा द्वार से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। आगे अब आगे आता है मेंढक का श्वसन तंत्र। क्या लिखोगे आप हेडिंग में? श्वसन तंत्र। ब्लैक पेन से हेडिंग लिख के श्वसन तंत्र, उसके नीचे फिर ये डिटेल लिखना है आपको। मेंढक जल व थल दोनों स्थानों पे दो विभिन्न विधियों द्वारा श्वसन कर सकते हैं। मतलब ये जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं, तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विधि द्वारा ये क्या करेंगे? श्वसन। इसकी त्वचा एक जलीय श्वसनांग का कार्य करती है। मतलब त्वचा है वो जलीय श्वसन अंग। श्वसनांग मतलब श्वसन का सांस लेने वाला अंग। जल में रहने वाले, जब त्वचा होगी जल में, जलीय श्वसनांग का कार्य करेगी, इसे त्वचीय श्वसन कहते हैं। जल में ये किसके द्वारा श्वसन करेगा? त्वचा के द्वारा। विसरण द्वारा पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का विनिमय होता है। जल के बाहर त्वचा, मुख, गुहा, फेफड़े वायवीय श्वसन अंगों का कार्य करते हैं और जल से बाहर क्या करेंगे? त्वचा, मुख, गुहा और फेफड़ा वायवीय श्वसन अंगों का कार्य करेंगे। फेफड़ों के द्वारा श्वसन फुस्फीय श्वसन कहलाता है। जो फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है उसे हम क्या कहेंगे? फुस्फीय श्वसन, क्योंकि फेफड़ों को फुसफुस भी कहा जाता है। फेफड़े एक लंबे अंडाकार गुलाबी रंग की थैलीनुमा संरचनाएं होती है जो देह गुहा के वक्षीय भाग में पाई जाती है। वायु नासा छिद्रों से होकर मुख, गुहा तथा फेफड़ों में पहुंचती है। ग्रीष्म निष्क्रियता व शीत निष्क्रियता के दौरान मेंढक की त्वचा से श्वसन करते हैं। जब ये एस्टिवेशन और हर्बिनेशन की क्रिया में होते हैं तो किसके द्वारा श्वसन करेंगे? त्वचा के द्वारा। आगे देखते हैं परिसंचरण तंत्र। आगे क्या हेडिंग लगाओगे आप? मेंढक का परिसंचरण तंत्र। इसमें क्या है? मेंढक का परिसंचरण तंत्र सुविकसित बंद प्रकार का होता है। कैसा होगा? सुविकसित मतलब प्रॉपर विकसित होगा और बंद प्रकार का होगा। इसमें लसिका परिसंचरण भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लसिका परिसंचरण भी पाया जाता है, अर्थात ऑक्सीजनित अथवा विऑक्सीजनित रक्त हृदय में मिश्रित हो जाते हैं। ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रक्त होंगे वो क्या करेंगे? हृदय में मिश्रित हो जाएंगे। रुधिर परिसंचरण तंत्र हृदय, रक्त वाहिकाओं और रुधिर से मिलकर बनता है। जो रुधिर मतलब क्या है? रक्त। रक्त परिसंचरण तंत्र हृदय, रक्त वाहिकाओं और रुधिर से मिलकर बनेगा। लसिका तंत्र लसिका नलिकाओं और लसिका ग्रंथियों से बनता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र में तो हृदय, रक्त वाहिकाएं और रुधिर से मिलकर बनेगा। लसिका तंत्र है वो लसिका नलिकाओं और लसिका ग्रंथियों से मिलकर बनेगा। हृदय एक त्रिकोष्ठीय मांसल संरचना है। हृदय क्या है? 3 कोष्ठों वाले मांसल संरचना है जो कि देह गुहा के ऊपरी भाग में उपस्थित होती है। कहाँ होती है? देह गुहा के ऊपरी भाग में। यह पतली पारदर्शी झिल्ली हृदय आवरण, जिसे इंग्लिश में पेरिकार्डियम कहा जाता है, से ढकी होती है। हृदय किससे ढका होगा? हृदय आवरण पेरिकार्डियम से ढका होगा। एक त्रिकोष्ठीय संरचना जिसे सीरा कोटर साइनस वेनोसिस कहते हैं, हृदय के दाहिने आलिंद से जुड़ा रहता है तथा महाशिराओं से रक्त प्राप्त करेगा। क्या कहा है इसने? एक त्रिकोष्ठीय संरचना होती है जिसे सीरा कोटर या साइनस वेनोसस कहते हैं। वो हृदय के दाहिने आलिंद से जुड़ा होता है और महाशिराओं से रक्त प्राप्त करता है। हृदय के अधर सतह पर दाएं आलिंद के ऊपर एक थैलीनुमा रचना धमनी शंकु होता है। क्या होता है? धमनी शंकु।
जिसमें नील्य खुलता है। क्या खुलेगा? नील्य। हृदय से रक्त धमनियों द्वारा शरीर के सभी भागों में भेजा जाता है, इससे धमनी तंत्र कहते हैं। जब हृदय से रक्त के सभी धमनियों से शरीर के ना हृदय से रक्त धमनियों से शरीर के सभी अंगों तक भी रक्त भेजा जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? धमनी तंत्र। शिराएं शरीर के भागों से रक्त एकत्रित करती है, हृदय तक पहुंचाती है, इसे शिरा तंत्र करते हैं। मतलब हृदय से तो धमनी रक्त को लेके जाएगी, धमनी तंत्र कहेंगे। शिराएं अंगों से हृदय तक रक्त को लेकर आएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? शिरा तंत्र। मेंढक में विशेष संयोजिक शिराएं यकृत तथा आंतों के मध्य, वृक्क तथा शरीर के निचले भागों के मध्य पाई जाती हैं। मेंढक है उसमें विशेष संयोजी शिराएं यकृत, आंतों के मध्य, वृक्क तथा शरीर के निचले भागों के मध्य पाई जाती है। इन्हें क्रमशः यकृत निवाहिका तंत्र एवं वृक्कीय निवाहिका तंत्र भी कहा जाता है। क्या कहेंगे? यकृत निवाहिका तंत्र और वृक्कीय निवाहिका तंत्र भी कहेंगे। रक्त प्लेज्मा तथा रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। रक्त किससे बना होगा? प्लेज्मा और रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होगा। रक्त कणिकाएं हैं लाल रुधिर कणिकाएं रक्ताणु, श्वेत रुधिर कणिकाएं श्वेताणु एवं पट्टिकाणु जिसे प्लेटलेट भी कहते हैं। डेंगू में प्लेटलेट्स गिर जाती है ना, वो। लाल रुधिर कणिकाओं में लाल रंग का संरंजक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। मेंढक के अंदर रेड कलर का ब्लड होता है, इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, लाल रंग का खून होगा। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। इन कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, लसिका रुधिर से भिन्न होती है। इनके अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, और लसिका है वो रुधिर से भिन्न होगी क्योंकि इसमें कुछ प्रोटीन व लाल रुधिर कणिकाएं उपस्थित होती है। परिसंचरण के दौरान रक्त पोषकों, गैसों व जल के नियत स्थानों तक ले जाता है। रुधिर परिसंचरण मांसल हृदय की कंपन क्रिया द्वारा होता है। अब आगे क्या आ गया? मेंढक का उत्सर्जन तंत्र। क्या? उत्सर्जन तंत्र। क्या हेडिंग लगाओगे? मेंढक का उत्सर्जन तंत्र। नाइट्रोजनी अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए मेंढक में पूर्ण विकसित उत्सर्जी तंत्र होता है। मतलब इसका उत्सर्जन तंत्र भी कैसा होगा? पूर्ण विकसित होगा, और नाइट्रोजन अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकाल लेगा। जो उत्सर्जी अंग में मुख्यतः क्या क्या होता है? एक जोड़ी वृक्क, मूत्रवाहिनी, अवस्कर द्वार, मूत्राशय होते हैं। क्या क्या होता है? एक जोड़ी वृक्क, मूत्रवाहिनी, अवस्कर और मूत्राशय। ये गहरे लाल रंग के सेम आकार के होते हैं। देहा गुहा में थोड़ा सा पीछे की ओर कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। प्रत्येक वृक्क कई संरचनात्मक क्रियात्मक इकाइयों, मूत्रजन नलिकाओं, वृक्काओं का बना होगा। प्रत्येक वृक्क का किससे बना होगा? कई संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाइयों, मूत्रजन नलिकाओं या वृक्काओं का बना होता है। नर मेंढक में मूत्र नलिका वृक्क से मूत्रजनन नलिका के रूप में बाहर आती है। मूत्रवाहिनी अवस्कर द्वार में खुलती है। मादा मेंढक में मूत्रवाहिनी एवं अंडवाहिनी अवस्कर द्वार में अलग अलग खुलती है। आगे एक पतली दीवार वाला मूत्राशय भी मलाशय के अधर भाग पर स्थित होता है, जो कि अवस्कर में खुलता है। मेंढक यूरिया का उत्सर्जन करेगा, इसलिए ये उसे यूरिया उत्सर्जी प्राणी कहा जाता है। मेंढक का मेन उत्सर्जन क्या है? यूरिया। तो इसे क्या बोलेंगे? यूरिया उत्सर्जी प्राणी। उत्सर्जी अपशिष्ट रक्त द्वारा वृक्क में पहुंचते हैं, जहां पर ये अलग कर दिए जाते हैं, इनका उत्सर्जन कर दिया जाता है। आगे मेंढक का नियंत्रण व समन्वय तंत्र, मतलब तंत्रिका तंत्र। इसके नियंत्रण और समन्वय तंत्र में क्या क्या आएगा? इसकी गति किसके द्वारा होती है, कैसे होता है, ये देखते हैं। नियंत्रण व समन्वय तंत्र मेंढक पूर्ण विकसित होता है। मतलब इसमें सब कुछ पूर्ण विकसित है, चाहे परिसंचरण तंत्र हो, उत्सर्जन तंत्र हो, या नियंत्रण या समन्वय तंत्र हो। अतः अंतःस्रावी ग्रंथियां, इंडोक्राइन सिस्टम, तंत्रिका तंत्र दोनों पाए जाते हैं। मेंढक में अंतःस्रावी ग्रंथियां भी मिलेंगी और तंत्रिका तंत्र भी पाए जाते हैं। विभिन्न अंगों में आपसी समन्वय कुछ रसायनों द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा? कुछ रसायनों की सहायता से।
जिन्हें हार्मोन कहते हैं। क्या कहेंगे हम? हार्मोन। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। मेंढक की मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है? पीयूष, पिट्यूटरी, अवट्टू, थायराइड, पेराटू, पैराथायरॉयड, थाइमस, पीनियल काय, अग्नाशी दीपिकाएं, अधिवृक्क, एडनल और जनन। कौन कौन सी है इसके अंतःस्रावी ग्रंथियां? पीयूष, पिट्यूटरी, अवट्टू, थायराइड, पेरावट्टू, पैराथायरॉयड, थाइमस, पैनियल काय, अग्नाशी दीपिकाएं, अधिवृक्क और जनन। तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, कपालीय व मेरु तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपी, परानुकंपी, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथिक तंत्र का बना होता है। तंत्रिका तंत्र किससे बना होगा? सॉरी फ्रेंड्स, वो थोड़ा गले खराब है, एडजस्ट कर लो, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा, सॉरी। तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, कपालीय व मेरु तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपी, परानुकंपी, सिंथेटिक, पैरासिम्पैथिक तंत्र का बना होता है। मस्तिष्क से 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं। मस्तिष्क से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलेगी? 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलेगी। मस्तिष्क हड्डियों से निर्मित मस्तिष्क बॉक्स अथवा कपाल के अंदर बंद होता है। यह अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क में विभाजित होता है। मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? 3 भागों में, आगे का मस्तिष्क, बीच का मस्तिष्क और पीछे का मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क में ग्राण पालियां, जुड़वां युग्मित, पर मस्तिष्क गोलार्ध, केवल अगर मस्तिष्क पश्च होते हैं। अगर मस्तिष्क में क्या क्या होंगे? अगर मस्तिष्क में ग्राण पालियां, जुड़वा युग्मित, पर मस्तिष्क गोलार्ध और केवल एक अगर मस्तिष्क पश्च होते हैं। मध्य मस्तिष्क में क्या होगा? मध्य मस्तिष्क एक जोड़ा दृक् पालियों का बना होता है। किसका बना होता है? एक जोड़े दृक् पालियों का। पश्चिम मस्तिष्क अनुमस्तिष्क से मेडुला ओब्लांगेटा का बना होता है। और पीछे का मस्तिष्क किससे बना होगा? अनुमस्तिष्क और मेडुला ओब्लांगेटा का। मेडुला ओब्लांगेटा महारंध्र से निकलकर मेरुदंड में स्थित मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। जो मेडुला ओब्लांगेटा है वो महारंध्र से निकलकर मेरुदंड में स्थित मेरुरज्जु से जुड़ा रहेगा। मेंढक में विभिन्न प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं, जैसे स्पर्श अंग, संवेदी पिंपल, स्वाद अंग, स्वाद कलिकाएं, गंध नसिका, उपकला, दृष्टि, नेत्र व श्रवण कर्ण, पटह, आंतरिक कर्ण। इन सब पर आंखों और आंतरिक कर्ण सुव्यवस्थित होते हैं और बचे हुए दूसरे संवेदी अंग केवल तंत्रिका सिरों पर कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं। मेंढक में एक जोड़ी गोलाकार नेत्र गड्ढों में स्थित होते हैं। ये साधारण नेत्र होते हैं। नेत्र मेंढक में ब्रह्माकर्ण अनुपस्थित होता है। केवल कर्ण पटह ही बाहर से दिखाई देते हैं। कर्ण एक ऐसा अंग है जो सुनने के साथ साथ संतुलन का भी काम करता है। कान क्या है? एक तो ये सुनने में हेल्प करता है, एक संतुलन बनाने में भी हेल्प करता है। ये क्रिया हमारे अंदर भी होती है। आपने कभी नोटिस किया होगा, गोल घूमने वाले झूले पर अगर आप घूमते हो तो आपको चक्कर से आने लग जाते हैं। वो किस वजह से? हमारे कान के अंदर जो फ्लूइड होता है उसकी थोड़ी इम्बैलेंस होने की वजह से हमें थोड़े चक्कर आते हैं। तो कान क्या करेगा? सुनने के साथ साथ बैलेंस बनाने का भी काम करता है। मेंढक में मादा नर जनन तंत्र अलग अलग पूर्ण सुव्यवस्थित होते हैं। मतलब इनके जनन तंत्र भी कैसे होंगे? सुव्यवस्थित और पूर्ण विकसित होंगे। नर जननांग एक जोड़ी पीले अंडाकार वृषण होते हैं। नर में क्या होंगे? एक जोड़ी पीले अंडाकार वृषण जो वृक्क के ऊपरी भाग पेरिटोनियम के दोहरी वलय मेसोकार्डियम नामक झिल्ली द्वारा चिपके रहते हैं। क्या है? जो वृक्क के ऊपरी भाग पेरिटोनियम के दोहरी वलय मेसोकार्डियम नामक झिल्ली द्वारा चिपके रहते हैं। 7.2 एक चित्र देखते हैं हम। ये क्या है? नर जनन तंत्र। इसमें क्या है? जोड़ी वृक्क है, ये वसा शरीर होगी। जनन मूत्र वाहिनी होगी, ये अधिवृक्क ग्रंथि। ये वृषण
और ये मलाशय, मूत्राशय, अवस्कर, अवस्कर द्वार। और ये क्या है? मादा जनन तंत्र। अंडवाहिनी है, अंडाशय है, यहाँ पर अंडे हैं अंडाशय के अंदर। ये मूत्रवाहिनी है, ये अवस्कर, अवस्कर द्वार है, मूत्राशय है। देखते हैं। शुक्र वाहिकाएं संख्या में 10 से 12 होती है, जो वृषण से निकलने के बाद अपनी ओर वृक्क में धस जाती है। शुक्र वाहिकाओं की संख्या कितनी होगी? 10 से 12 होगी, जो वृषण से निकलने के बाद अपनी ओर वृक्क में धस जाती है। वृक्क में ये विंडर नाल में खुलती है। कौन से नाल में? विंडर नाल में, जो अंत में मूत्र वाहिनी में खुलती है। अब मूत्र वाहिनी मूत्र जनन वाहिनी कहलाती है, जो वृक्क से बाहर आकर अवस्कर में खुलती है। अवस्कर एक छोटा मध्याकर्ष होता है, जो कि उत्सर्जित पदार्थ मूत्र तथा शुक्राणुओं को बाहर भेजने का कार्य करेगा। आगे, मादा में वृक्क के पास एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होते हैं। कितने? एक जोड़ी अंडाशय, लेकिन इनका वृक्क से कोई क्रियात्मक संबंध नहीं होता है। एक जोड़ी अंडवाहिनियां अवस्कर से अलग अलग खुलती है। एक परिपक्व मादा एक बार में 2500 से 3000 अंडे दे सकती है। कितने? एक परिपक्व मादा एक बार में 2500 से 3000 अंडे दे सकती है। इनमें ब्रह्म निषेचन पानी में होता है। भ्रूण परिवर्धन लार्वा के माध्यम से होता है। लार्वा टेडपोल कहलाता है। मेंढक का लार्वा क्या कहलाएगा? टेडपोल। और टेडपोल में क्या होती है? पूंछ भी प्रेजेंट होती है, जो कायांतरण के बाद समाप्त हो जाती है। मेंढक मनुष्य के लिए लाभदायक प्राणी है। यह कीटों को खाता है, इस तरह फसलों की रक्षा करता है। मेंढक वातावरण संतुलन बनाए रखते हैं, क्योंकि यह पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण भोजन श्रृंखला की एक कड़ी है। कुछ देशों में मांसल पाद मनुष्यों द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा अध्याय 7 कंप्लीट होता है। अब हम अगली क्लास में अध्याय 8 को स्टार्ट करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा, अपना सिलेबस करते रहिएगा धीरे धीरे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। साथ में चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करवाइएगा। 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद में हम लाइव क्लासेस लेंगे। ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने में अच्छे से ज़्यादा समझ में आता है। अगर कुछ स्टूडेंट हो तो हमें भी पढ़ाने में मज़ा आएंगे। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, इनमें आपका भी फ़ायदा है और मेरा भी है, दोनों का है। सपोर्ट करते रहिएगा। हाल फिलहाल 100 सब्सक्राइबर पूरे करवाइएगा। थैंक यू।